अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने 9th क्लास का चैप्टर 1 जो स्टार्ट किया हुआ था उसमें हमने चैप्टर 1 में डेफिनेशंस के बारे में कुछ पढ़ लिया था। आज हम जो रिमेनिंग डेफिनेशंस हैं उनके बारे में जानेंगे। उन जानने से पहले मैं आपको जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिखी हुई है मैं इसके मुताबिक ही आपको बताऊँगा और कोशिश करेंगे कि शॉर्ट टाइम में आपको ज़्यादा बताया जाए। सबसे पहले बच्चों जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है जेनेटिक्स, यानी बायोलॉजी की ब्रांच जेनेटिक्स। इसमें जेनेटिक्स के अंदर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, और अब मैं कैरेक्टर्स के बारे में सबसे पहले आपको बता दूं कि कभी कभी आपने गौर किया होगा जेनेटिक्स के बारे में बताने से पहले आपको एक बहुत बड़ी एग्जांपल्स है हमारे पास। कभी आपने गौर किया होगा कि आपके अंदर बहुत सी खसूसियात आपकी वालदा की तरफ से आई हुई हैं, बहुत सी खसूसियात आपके वालिद की तरफ से आई हुई हैं और आप उनका एक कम्बिनेशन है। ठीक है, आपने देखा होगा कि कभी कभी आपका कलर आपके वालिद से मैच कर गया, आपके हेयर आपके वालिदैन से मैच कर गए, आपकी हाइट आपके वालिदैन से मैच कर गई। ठीक है, आपके आवाज़ का उतार चढ़ाव या आपकी आवाज़ आपके वालिदैन से मैच कर गई। ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब करैक्टर्स जो हैं ये कहलाते हैं हमारे पास इनहेरिटेंस, विरासत है। ठीक है, यानी एक विरासत आपकी ये है जी वो मेरे हिस्से में जो 4 एकड़ आ रही है जी, मुझे 10 एकड़ मिल रही है, ये उस विरासत की बात नहीं हो रही, बल्कि ये जीन्स की वजह से जो वालिदैन से खसूसियात बच्चों में मुंतकिल हुई हैं ये उनकी बात हो रही है कि बहुत सी मतलब वालिदैन से जितनी भी हमारे अंदर जो खसूसियात आती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसमें जो है ना वो एक बच्चे की हाइट या लोगों की हाइट है वो वालिदैन से आ गई है, उसके बाद कलर है, स्किन का कलर है। ठीक है, ये सब खसूसियात जो वालिदैन से हमें मिल जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, इनहेरिटेंस। ठीक है, वो कहलाती है इनहेरिटेंस, विरासत कह सकते हैं हम उसको। अब जेनेटिक्स क्या है, अब इसके अंदर इसको इन करैक्टर्स को हम तक मुंतकिल करने में कौन अहम किरदार अदा कर रहा है, वो है हमारे सेल्स के न्यूक्लियस के डीएनए में प्रेजेंट जीन्स। ठीक है, ठीक। अब हमने जेनेटिक्स के बारे में, जेनेटिक्स शाख के बारे में क्या पढ़ना है, जीन एंड इट्स रोल इन इनहेरिटेंस। ठीक है, जीन्स का विरासत के अंदर क्या किरदार है, इस डेफिनेशन के अंदर हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, अब विरासत का पता चल गया आपको और उसके बाद जेनेटिक्स का पता चल गया। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास वो है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी जो है ये याद रखिएगा कि एम्ब्रियोलॉजी मैंने बताया था कि बहुत सी मेडिकल की टर्म्स ऐसी हैं जिनके अंदर उनकी सारी डेफिनेशन हिडन है। टर्म को रीड करते वक्त ही देख लें कि उसके अंदर क्या हिडन है, ये देखिएगा। अब मैंने पहले चैप्टर में जो पहला लेक्चर था मेरा उसमें मैंने बायोलॉजी की डेफिनेशन करते वक्त आपको बता दिया था कि बायोलॉजी 2 ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक है बायो और दूसरा है लोगस। मैंने बताया था कि लोगस का मतलब जो है वो है जांचना, थॉट, रीजनिंग या मुताला करना। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों 2 लफ्ज हैं, एक एम्ब्रियो है और दूसरा वही लॉजी लगा हुआ है, लोगस वाला लॉजी लगा हुआ है, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो के बारे में मैं आपको बता दूं कि एम्ब्रियो टर्म उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब एक जो बच्चा है वो इब्तदाई स्टेज में है, वो 2 से 8 वीक की स्टेज में है, तो वो उसकी एम्ब्रियोनिक लाइफ होगी। मैंने यहाँ पे उसकी जो डेफिनेशन लिखी है वो है डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम एम्ब्रियो की मुख्तलिफ डेवलपमेंट जो स्टेजेस आएंगी उसकी डेवलपमेंट में उन स्टेजेस का जो मुताला है वो हम एम्ब्रियोलॉजी में करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ स्टेजेस डिवाइड की हैं। याद रहे कि एम्ब्रियो से पहले का दौर जो है वो गैमेट्स है, गैमेट्स का मिलाप है, गैमेट्स के मिलाप से फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट है, जाइगोट बनने के बाद जो 1 वीक टू 2 वीक जो स्टेज है उसको हम जो है वो जर्मिनल स्टेज कहेंगे। गैमेट्स के मिलाप के बाद जाइगोट, ठीक है, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फर्टिलाइज एग कहते हैं, वो जाइगोट है। जाइगोट से लेकर जो 2 वीक तक स्टेज है एम्ब्रियोनिक लाइफ की वो कहलाएगी जर्मिनल स्टेज। ठीक है, उसके बाद एम्ब्रियो की जो नेक्स्ट स्टेज है वो 2 वीक से
8 वीक तक है वो जो स्टेज है वो असल में एम्ब्रियो स्टेज कहलाएगी, ठीक है। वो जो नन्हे बच्चे की जो स्टेज होगी वो मैमल्स के अंदर वो कहलाएगी एम्ब्रियो 2 से 8 वीक तक। उसके अंदर याद रखिएगा कि 9th वीक से लेकर टिल बर्थ जो स्टेज होगी डेवलपमेंट की, उस डेवलपमेंट की स्टेज में हम उसको फिटस का नाम देंगे, ठीक है। और जो एम्ब्रियोलॉजी है उसके अंदर हमने ये एम्ब्रियो की मुख्तलिफ डेवलपमेंट के बारे में, मुख्तलिफ स्टेजेस की डेवलपमेंट, ठीक है, मुख्तलिफ स्टेजेस में उसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, यानी पहले स्टेज में वो जर्मिनल स्टेज में था, उसके बाद 2 से 8 वीक तक वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में था, उसके बाद वो फिटस की स्टेज में आ गया, ठीक है। ये सारी जो स्टेजेस हैं ये हम किस में पढ़ेंगे, एम्ब्रियोलॉजी में, ठीक है। फिर सारी स्टेजेस एम्ब्रियो की एम्ब्रियोलॉजी में। उसके बाद हमारे पास जो नई आगे डेफिनेशन है ये याद रखिएगा, ये हमने कुछ डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है और जो इम्पोर्टेंट है वो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। आगे डेफिनेशन है प्लेंटोलॉजी, यहाँ पर भी लॉजी लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसका जो मैं आपको शॉर्ट पैलेंटोलॉजी का बता देता हूँ। ये फोसिल्स की स्टडी है। यहाँ पे मैंने लिखा है रिमेनिंग फोसिल्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मैंने बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर तीसरा, थर्ड चैप्टर में बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन करते हैं, जब बायोडाइवर्सिटी में हम ये बात पहले एक दफा पढ़ चुके हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज कौन सी हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज ऐसी हैं जिनके चंद अफराद बचे हैं दुनिया के अंदर, अगर वो 200 400 600 उनकी तादाद है, अगर वो ख़त्म हो गए तो वो एक्सटिंक्ट कैटेगरी में चले जाएंगे। एक्सटिंक्ट स्पीशीज कौन सी हैं, वो स्पीशीज जो इस दुनिया से ख़त्म हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट नापैद। फॉर एग्जांपल डायनासोर एक्सटिंक्ट स्पीशीज में शुमार हो चुका है। इंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी है, ठीक, एशियाटिक चीता जो है वो इंडेंजर्ड स्पीशीज में है, ठीक है। इंडस डॉल्फिन जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो सिंध इंडस में जो प्रेजेंट है वो इंडेंजर्ड स्पीशीज में उसका शुमार है। तो यहाँ पे जो टर्म इस्तेमाल हुई है वो है रिमेनिंग फोसिल्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका वजूद नहीं है, खत्म हो चुके हैं, ठीक है, उनके फोसिल्स का मुताला। फोसिल्स क्या है, वो मर खप गए हैं, डायनासोर हैं, डायनासोर मर खप गए हैं, आज उनकी वो बाकियात मिल रही हैं, उनकी बोन्स मिल रही हैं, ठीक है। वो बोन्स को ही हम लेबोरेटरी में टेस्ट करके उसका डीएनए टेस्ट करके हम देख रहे हैं इसका मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन था वो क्या था, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी थी, हाइट कितनी थी, वो उसके फोसिल से, उसकी हड्डियों से देख रहे हैं कि ये कब दुनिया में आया था, कितनी देर रहा था, ठीक है। उसके बाद बच्चों उस पौधों के फोसिल्स का मुताला कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जो बाकियात हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है पैरासाइटोलॉजी। मैंने बताया था कि जब भी कोई टर्म्स को पढ़ें तो टर्म्स में देख लिया करें क्या वर्ड यूज हुआ है। एक वर्ड है पैरासाइट और दूसरा है लोगस वाला लॉजी इसके साथ लगा दिया, पैरासाइटोलॉजी। अब पैरासाइट जो है मैं आपको बता दूं, पैरासाइट ऐसी ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो के होस्ट मेजबान के ऊपर अपनी सारी जिंदगी गुजारते हैं, करते कुछ भी नहीं है और मेजबान से अपनी खुराक ले लेते हैं। उसकी बड़ी एग्जांपल्स हैं, हमें ये जोंक लग जाती है, वो एक पैरासाइट है। उसकी वजह क्या है कि वो कुछ भी नहीं कमाती खाती, ठीक है, अपनी खुराक किसी तरीके से नहीं हासिल कर, मतलब किसी कोई और उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है, ठीक है। और वो क्या करती है जनाब, वो किसी जो होस्ट है उसके साथ शक्कर से चिमटती है और उस ब्लड जो है वो अपनी बॉडी में ले जाकर बहुत दिन गुजार लेती है। इसी तरह ये लाइस है, ठीक है, इसी तरह ये दूसरे जो है वो प्रोटोजोआ हैं और वर्म्स हैं हमारे जो इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ये वर्म्स की टाइप्स हैं जो कि पैरासाइट ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पैरासाइट कौन है, जो अपनी ज़िंदगी होस्ट पे इन्हिसार करके गुजारते हैं। जैसे कभी कभी वो मेहमान भी पैरासाइट बन जाते हैं, ठीक है, यानी होस्ट के घर में आते हैं जनाब, वो 2-2 महीने रह के खा के चले जाते हैं, कोई फिक्र नहीं होती। उसके बाद कुछ ये प्लांट जो यानी कुछ प्रोटोजोआ जो हैं वो पैरासाइट हैं, कुछ जो हैं ये प्लांट्स के अंदर भी बेल जो हैं वो दरख्तों के, आपने अमूमन देखा होगा कि उसकी कोई जड़ ज़मीन पे नहीं होती है और वो दरख्तों के ऊपर ही चमटी, दरख्तों के वैस्कुलर टिश्यू में अपना वैस्कुलर टिश्यू पेनिट्रेट किया होता है और वहाँ से वो जो है ना वो उससे न्यूट्रिशन ले रही होती है,
ठीक है, वो भी पैरासाइट की एग्जांपल्स हैं। अब मेरे ख्याल में पैरासाइट की समझ आ गई आपको? जी सर। पैरासाइट की स्टडी पैरासाइटोलॉजी है। नेक्स्ट हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी। जदीद दौर की सबसे जो अहम इजाद है हमारे पास वो बायोटेक्नोलॉजी है। इसमें इसका यूज़ किया जाता है। इसमें ये याद रखिएगा, या तो किसी ऑर्गेनिज्म को सारी की सारी यूज़ कर लेते हैं, या किसी ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट यूज़ करके हम उससे ऐसे सब्सटेंस तैयार करते हैं जो कि दूसरों को फ़ायदा दे जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हम यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। बैक्टीरिया के जीन्स को, कुछ जीन्स जो है ना वो हम कहीं से आइसोलेट किए होते हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करते हैं, कहते हैं चलो जी इंसुलिन की प्रिपरेशन करो। इंसुलिन जो है अब हम जिसको डायबिटीज़ होती है हम उसको इंसुलिन लगाना शुरू कर देते हैं। वो कहाँ से हम ले रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी की बदौलत, ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया से। इसके अलावा यीस्ट है, ठीक है, यीस्ट जिसको आप क्या कहते हैं? यीस्ट, हाँ जी, आम और उर्फ़ में क्या कहेंगे यीस्ट को? यीस्ट, ठीक है। चलो यीस्ट के बारे में आपको बता देते हैं। यीस्ट जो है इससे फर्मेंटेशन करवाते हैं हम, और फर्मेंटेशन से जो है वो बेकरी के अंदर बेकरी की प्रोडक्ट बन रही है। उसके अलावा बीवरेज की प्रोडक्ट बन रही है। आज जितनी भी मार्केट के अंदर बीवरेज आप देख रहे हैं जनाब, बहुत सी आप कोलास पी रहे हैं, ठीक है, बहुत सी आप ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, ये सारी बीवरेज ड्रिंक्स हैं, ठीक है। और ये सारे लेमन माल्ट टाइप जितने भी ये ड्रिंक्स है ये यीस्ट से फर्मेंटेशन से तैयार किए गए हैं। और इसके अलावा ये बेकरी की प्रोडक्ट आप जितनी भी देख रहे हैं बहुत वसी पैमाने पे ये इंडस्ट्री के अंदर जो है यीस्ट इस्तेमाल हो रही है फर्मेंटेशन के दौरान, और उससे जितनी भी प्रोडक्ट बन रही हैं वो आज बायोटेक्नोलॉजी की बदौलत है हमारे पास। इससे अगली डेफिनेशन पे जाते हैं, इम्यूनोलॉजी। देखा यहाँ पे भी दो लफ्ज़ जो है वो कंबाइन है। एक है इम्यून। अम्यून क्या है? हमारे जिस्म में कुव्वत मदाफत, ठीक है। और लॉजी वही लगा हुआ है कि हम इम्यूनोलॉजी, इम्यून को स्टडी करेंगे। याद रहे कि इम्यूनोलॉजी, देखें अब इसकी मैं सादा सी एग्जांपल देता हूं कि सर्दियों का सीजन स्टार्ट होगा, ठीक है। सर्दियों का स्टार्ट सीजन में बहुत से लोग जो है ना वो फ्लू का शिकार हो गए हैं कि कोई थोड़ी सी सर्दी पड़ी, किसी को बुखार हो गया। गर्मियां स्टार्ट होंगी, थोड़ी सी गर्मी लगी, किसी को बुखार हो गया, कोई बच गया। क्या है कि हमारे अंदर एक ऐसा मदाफ़ती निज़ाम है जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। वो हर जिस्म के अंदर अलग अलग है और वो अगेंस्ट डिजीजेस, ठीक है, काम करता है। बॉडी को दुरुस्त करने के लिए, डिजीजेस के खिलाफ एक्शन शो करता है, उसको हम कहते हैं हमारी इम्यूनिटी पावर, ठीक है। और इम्यूनिटी पावर का मुताला जो है हम इम्यूनोलॉजी के अंदर करेंगे। किसी की इम्यूनिटी अच्छी है वो बड़ा सेहतमंद है, किसी की इम्यूनिटी थोड़ी वीक है वो उसको जल्दी बीमारी आ जाती है। यानी इम्यूनोलॉजी के अंदर हम इम्यूनिटी का मुताला करते हैं। इसको कहते हैं मदाफती कुव्वत। मदाफती कुव्वत क्या है? जो कि डिजीजेस के अगेंस्ट रिएक्ट करती है, एंटीबॉडी बनाती है और हमें बीमारी से तंदुरुस्ती की तरफ लेकर जाती है। वो क्या है? इम्यूनिटी, ठीक है। और इम्यूनिटी का मतलब इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो सादा है। एंटोमोलॉजी इंसेक्ट की स्टडी है, जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनकी स्टडी हम एंटोमोलॉजी के अंदर करते हैं। उसके बाद एक लास्ट डेफिनेशन है हमारे पास, फार्माकोलॉजी। ये याद रहे कि फार्माकोलॉजी, फार्माकोन वर्ड जो कि ग्रीक वर्ड है उससे डिराइव किया गया है। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग्स, अद्वियात, ठीक है। और इस फार्माकोलॉजी के अंदर 10th क्लास में लास्ट चैप्टर है इसका, फार्माकोलॉजी का। फार्माकोलॉजी के अंदर हम देखते हैं ड्रग्स का सोर्स, ड्रग्स कहाँ से आ रही हैं, ड्रग्स का सिंथेसाइज करने के तरीके देखते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी जो इसकी डेफिनेशन होगी वो ड्रग्स का बॉडी पे इफेक्ट। आपने पैरास्टामोल खा लिया, आपको नहीं पता कि पैरास्टामोल ने कहाँ पे जाके इफेक्ट किया और कैसे जो आपका सर दर्द शुरू हो गया। आपने डिस्प्रिन खा ली, आपको ये नहीं पता कि इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या था जहाँ पे जाके इसने हमें सेहत याब कर दिया। एंटीबायोटिक खा लेते हैं, एंटीबायोटिक का मोड ऑफ एक्शन का नहीं पता कि वो एंटीबायोटिक हमने और टेट्रासाइक्लिन खा लिया, अमोक्सिसिलिन खा ली, नोविडेट टैबलेट ले ली, सिरप पी लिया अमोक्सिसिलिन, एम्पीक्लॉक सिरप पी लिया। ये एंटीबायोटिक्स हमने ले लिए और हमने देखा हम सेहतयाब हो गए, हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारा ठीक हो गया। लेकिन फार्माकोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं कि ये ड्रग्स बॉडी के किन पार्ट्स पे जाके अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती हैं और वहाँ से जाके हमें सेहतयाबी की तरफ लेकर आती हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा जो टॉपिक है वो इसकी मज़ीद जो ब्रांचेस जो हैं या मज़ीद जो हमारा जो
सबक है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तब तक अस्सलाम वालेकुम।